नमस्कार, मी नम्रता वागळे. माझा कट्ट्यावर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आज माझ्या कट्ट्यावरती एक असे पाहुणे आहेत जे खरं तर यापूर्वी येऊन गेलेत, मात्र ते जेव्हा केव्हा समोर दिसतात सगळ्यांना त्यांना खूप प्रश्न विचारायचे असतात. सोनम वांगचुक. आता सोनम वांगचुक म्हटलं की लोकांना प्रश्न पडतात ते फुंगसुक वांगडूबद्दल, ज्यांच्या भूमिकेवरती ज्यांच्या आयुष्यावरती 3 इडियट्सचा चित्रपट बेतलेला आहे, त्यांच्या खास शाळेबद्दल ज्यामध्ये वेगवेगळे ते प्रयोग करत असतात. आई स्तूपा हा त्यांचा एक स्तुत्य उपक्रम, लडाखमधल्या जनतेला पाणी संपूर्ण वर्षभर पुरावं यासाठी. मात्र या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं त्यांनी वारंवार दिले. किंबहुना माझा कट्ट्यावर ज्यावेळेला ते याआधी आलेले होते त्याही वेळेला त्यांनी या प्रश्नांची उत्तरं दिलेली आहेत. मात्र आज आपण त्यांना एका वेगळ्या विषयावर बोलतं करणार आहोत आणि तो विषय आहे तो म्हणजे बॉयकॉट चायना या त्यांनी दिलेल्या नव्या नाऱ्याचा. सोनम वांगचुक स्वतः आपल्यासोबत आहेत. सोनमजी, आपलं खूप खूप स्वागत आहे एबीपी माझामध्ये. बहुत सारे लोगों को आपको बहुत सारे सवाल पूछने हैं, लेकिन आज हम आपसे पूछने वाले जो नारा आपने दिया हुआ है बॉयकॉट चाइना का, जो चाइना के साथ की लड़ाई है, जो लड़ाई आप बोल रहे हैं कि बुलेट पावर से ज़्यादा हमें वॉलेट पावर से लड़नी है, तो उसके बारे में आज हम आपसे ज़्यादा जानना चाहेंगे. हम सवाल शुरू करते हैं. हमारे एडिटर राजीव सर आपसे सवाल पूछेंगे. सोनम जी नमस्ते. नमस्कार सोनम जी. सोनम जी, आप जब पिछली बार आए थे तो आपने कहा था कि अगर आपको 6 महीना अगर मिल गए तो आप मराठी में कट्टा पे बात करेंगे. वो 6 महीने ने 2 साल हो गए, शायद आप भूल गए इस बात को. तो मैं तो शुरू करने वाला था मराठी में, लेकिन मुझे मालूम नहीं आप उतना समय दे पाए कि नहीं मराठी सीखने के लिए, इसलिए मैं हिंदी में ही शुरू करता हूँ. जी जी जी, शुक्रिया. जी हाँ, इस बार हिंदी में ही कीजिए, क्योंकि आप जो मुझे दावत देने वाले थे वो हुआ नहीं. महाराष्ट्र में आके आपके साथ जाता, अब शायद अगली बार करना पड़े. और ज़रूर मेरे लिस्ट में है कि मैं मराठी सीखूं. अच्छा सोनम जी, आज हम लोग बात कर रहे हैं, उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो शेयर किया था यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आपने कहा था कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है उसका बहिष्कार करना चाहिए एज अ सिटीज़न, एज अ इंडियन, हम सारे लोगों को. एक तो मैं कैसा, हम सब लोग जानना चाहते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत आपको कहने की मतलब अभी क्यों पड़ी. क्या अभी का बॉर्डर पे जो चल रहा है ये उसका कारण है कि पिछले कुछ दिनों से, सालों से आपके मन में ये था कि क्योंकि आप लद्दाख से हैं, आज भी आप लद्दाख से बात कर रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि चाइना जिस तरह में लद्दाख में आके जो चीज़ें कर रहा है, क्या ये रीज़न है कि आपको ये बहुत दिनों से लग रहा था कि ये बायकॉट चाइना हम लोगों को करना चाहिए? जी, ऐसा है, लद्दाख में रहते हुए हमने ये बॉर्डर जो है, जो जहाँ तिब्बत थी, तिब्बत देश था और उसे हड़प कर अब चीन की सीमा हो गई है. और 1962 में जब जंग हुई उसके बाद चीन ने फैसला किया था कि वो बॉर्डर कौन सा होगा, और उस बॉर्डर लाइन को हिंदुस्तान, भारत ने भी अब रिस्पेक्ट किया. मगर पिछले कई दशकों से चीनी सेना साल ब साल मीटर करते हुए किलोमीटर लद्दाख के ज़मीन के अंदर आ चुकी है, और इससे हमारे यहाँ बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं. कि जैसे यहाँ कश्मीर या क्या कहते हैं आपके पश्मीना जो ऊन होता है, पश्मीने के बकरियां चराने वाले हमारे चरवाहे बहुत हैं उस सीमा पर, और उनके जो चरागे हैं वो अब खत्म होते जा रहे हैं. किलोमीटर का उनका चरागा चला गया है. वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं शहर की तरफ आके कोई भी कुली का काम करें. तो इसको देखते हुए और हमारे भारत की जो हम कहेंगे सहनशीलता है, उसे चीन तो समझ नहीं रहा था, और वो हर साल नया नया ये कर रहा था. तो पिछले 3-4 सालों से मैं ये आह्वान, ये आंदोलन छेड़ना चाहता था. बल्कि मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई इसी बात पर, मगर फिर वो मसला थोड़ा कम हो गया, सुलझ गया, तो मैंने फिर उसे रोक लिया. अब की बार तो सब हदें पार हो गई चीन के बर्ताव या बदतमीजी का, कि दुनिया पूरी कोरोना से जूझ रही है, समस्याओं से, मगर उसके बीच में उसे ये हमसे मतलब दादागिरी या हमें बॉर्डर पर अतिक्रमण करने का सूझा.
तो मैंने ये सोचा कि इस समय बहुत जरूरी है कि ये आंदोलन शुरू की जाए, क्योंकि पूरे भारत में इस समय रोष है, बहुत बड़ा अतिक्रमण हुआ है, और सिर्फ पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में बहुत गुस्सा है चीन के प्रति, क्योंकि उसकी लापरवाही के वजह से ये कोरोना का जो बीमारी है पूरे दुनिया में फैल गया, और कितना नुकसान, कितने ही देशों को, कितने ही जानें चली गई। तो मैंने ये देखा कि भारत में भी सही समय है और विश्व में भी सही समय है। इसी को देखते हुए मैंने ये समय चुना कि हम भारत में ऐसा एक अभियान छेड़ें। सोनम जी, लेकिन बात यह है कि जब आपने ये आह्वान किया, आपको उसका जो लोगों से जो रिस्पांस आया, क्या आप उससे संतुष्ट है? आपके हिसाब से जिस तरह से आना चाहिए था वैसे आ गया, उससे ज़्यादा आ गया, या आपको जितनी उम्मीदें थी आपकी उस तरह का रिस्पांस नहीं है ये? जी हाँ, मेरा ऐसा ही उम्मीद था कि पूरे भारत से लोगों का बहुत वो आए, मतलब रिस्पांस आए, और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ें। तो इस लिहाज से तो मैं बहुत संतुष्ट हूं कि भारत भर में इसका असर हुआ है, और हम देख रहे हैं हर जगह इसकी चर्चा है। यानी कि चर्चा होने का मतलब है कि लोग इसका कीमत समझ रहे हैं। सिर्फ थोड़ा ये है कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स और जो सेलिब्रिटीज हैं उनसे कम रिस्पांस है, क्योंकि शायद उनको अपने आगे की बिजनेस, आगे की कमाई का ज्यादा फिक्र है। अभी जो देश पर गुजर रहा है या सीमा पर जो हमारे सैनिकों पर गुजर रही है, उससे उन्हें ज्यादा फिक्र शायद उनके अपने धंधे या कारोबार पर है। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि इससे थोड़ा ज्यादा हमारे सेलिब्रिटीज से, लीडर्स से रिस्पांस आए। लेकिन सोनम जी, बात यह है कि चाइना ने जो किया या चाइना जो कर रहा है उससे हर किसी के मन में गुस्सा तो है, लेकिन अगर हम बात करते कि चाइनीज़ प्रोडक्ट के बायकॉट की, तो प्रॉब्लम यह है कि लॉकडाउन के इस काल में जो भी मतलब सस्ते में जो चीज़ें मिलती है वो हमें मालूम ही नहीं कि इसमें से कौन सी अपने यहाँ बनी है या कौन सी चाइना से आई है। हम अगर ये सारा डिबेट, हमारा डिस्कोर्स है वो आजकल होता है आपके फ़ोन पे, तो 80% आपके जो फ़ोन है वो मेड इन चाइना है, कुछ है जो कोरिया या ऐसे देशों से है, लेकिन आईफोन भी आजकल चाइना में बन के आता है। तो ऐसी वाली स्थिति में क्या ये संभव लगता है आपको कि हम लोग इस तरह से बायकॉट कर सकते, क्योंकि हमें हमारे ज़िंदगी में चाइनीज़ प्रोडक्ट इस तरह से घुस गए हैं, उसको हम बाहर कैसे निकालें? और फिर बायकॉट तो उसके बाद की बात है। हमारे पूरे हमारा जो सोशल लाइफ है इसमें हमारे घर में हर जगह चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है। हमने बीच में जब आपने ये आह्वान किया था कि हम लोगों को बायकॉट करना चाहिए, हमने कुछ घरों की केस स्टडीज़ की कि इस घर में कितनी चीज़ें हैं जो चाइना में बनी हुई है, तो लगभग 60-70% चीज़ें जो उस घर में थी वो सारे चाइना से आई थी। तो हमारे मतलब अभी ये जो हालात है, इससे आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए ताकि हम लोग इनसे छुटकारा पा सके? जी, इसको समझने के लिए कि क्या हम अपने चीनी सामान को पकड़े रखें या उसे छोड़ दें, हमें देखना होगा कि जो सीमा पर हमारे भाई हैं, सैनिक हैं, उन पर क्या गुजर रही है। हम जो सामान चीन से खरीदते हैं उसका पैसा सीधा चीन और चीनी सरकार के पास जाता है, और वो सरकार इसे सीमा पर बंदूकें बनाकर, तोपें बनाकर हमारे ही भाइयों को मारने के लिए इस्तेमाल करती है। तब भी अगर हमारा लगाव, हमारी आसक्ति इन सामान से इतनी ज्यादा है तो फिर हम क्या कह सकते हैं। वरना अगर हम समझें तो हमें ऐसा कोई नहीं करना चाहिए जिससे कि उसी का हम समर्थन करें जो हमें सीमा पर सता रहे हों। अब रही बात क्या हम चीनी सामान के बिना रह सकते हैं कि नहीं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आज या कल में ही सारा सामान घर से बाहर फेंक दीजिए। हमने ये कहा है कि सॉफ्टवेयर इन ए वीक, हार्डवेयर इन ए ईयर, बॉयकॉट मेड इन चाइना। तो जो सबसे आसान है वो तो एप्स हैं, ये टिकटॉक, ये हेलो, ये शेयर इट,
ये सब हम इतनी संख्या में अनइंस्टॉल कर दें कि करोड़ों में, और इसका संदेश चीन तक पहुंचे कि भारत की जनता बहुत नाराज है, और उससे ही वो समझ जाएगी कि अब सिर्फ सैनिक मुकाबला नहीं है, भारत की पूरी जनता से मुकाबला है, तो इससे ही वो नरम हो जाएगी। बाकी जो सामान है उसे मैं ये कहता हूं कि 1 साल के भीतर हम अपनी जिंदगी से बाहर करें। जब नया कोई खरीदते हैं तो हम नया चीनी सामान न खरीदें, पुराने को फेंके नहीं, उससे आपका ही नुकसान है, उसे इस्तेमाल करें, मगर उसके बाद जब आप कोई भी नया सामान खरीदें तो ये पूछ के खरीदें कि क्या ये चीन में बना तो नहीं है। तो इसमें भी मैं ये कहता हूं कि जो बने बनाए सामान है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसे तो 1 साल में ही बाहर करें, और खासकर जो जरूरत भी नहीं है, नॉन एसेंशियल, उसे 1 साल में ही आप खत्म करें, बाहर करें। जो फिर सामान जिसमें कलपुर्जे चीनी हो या कच्चा माल चीनी हो, उनको हम 2 साल में बाहर करें। हमारे पास समय है, और ये समय क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे जो उद्योग हैं, भारत के उद्योग हैं या भारत के मित्र देश जो हैं पड़ोसी, उन सबको समय मिलेगा कि वो इस खाली जगह को पूरा करे। तो मैं ये कहता हूं कि समय अगर मिलता है तो बाकी जो देश हैं वो सब इन सामान का उत्पादन करेंगे, और आप देखेंगे कि सामान विकल्प आएंगे और बहुत अच्छी तरह आएंगे, बहुत से देशों से आएंगे। बल्कि जो कंपनी अभी चीन में बना रहे हैं, जैसे आपने कहा एप्पल, उसे ये संदेश मिल जाएगा कि अगर उसके फोन पे मेड इन चाइना लिखा हो तो लोग खरीदते नहीं हैं, तो वो फैक्ट्री अपने बाहर निकालेंगे चाइना से, शायद भारत में, शायद बांग्लादेश में, शायद वियतनाम में। तो इस और देशों में ये धन आए, और उससे चीन को जो घाटा होगा वो उसे कमजोर करेगी, और वो फिर तमीज से बात करने के लिए उतरेगा। उसमें आपने 1 साल की जो बात की है, वैसे भी सोनम जी, चाइना माल जो होता है, चाइनीज़ प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी ऐसे ही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा साल भर ही चलता है, उसके बाद तो उसको उठा के कचरे के डब्बे में ही फेंकने वाली चीज़ें ही बनाते, इसीलिए सस्ते में मिलती है, फिर भी लोग उसको लेते हैं। तो मुझे लगता है कि साल भर में जिनके भी पास इस तरह की कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट हो तो वो फेंकने लायक ही होगा। बाद में लोगों को ये करना होगा कि फिर दोबारा वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ना खरीदें। सोनम जी, आप जो कुछ भी बात करते हैं हमेशा स्टडी करके करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, और हम भी यही बात कर रहे हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो। तो आपने कुछ ऐसा स्टडी किया है कि हम पहले किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हमने शुरू करना चाहिए, जिससे कि ये जो आप बोल रहे हैं कि चीन की जो रीढ़ है वो टूट जाए, उनको एकदम से प्रॉब्लम हो, अगर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ चीज़ें भारत में बनना शुरू हुई तो? देखिए, हर चीज, मेरे ख्याल से भारत की क्षमता है हर चीज बनाए, मगर हमारी जनता का भी एक दायित्व है कि वो जो भारत में निर्मित चीजें हैं उसे प्राथमिकता दें, और चीनी जो सस्ते चीजें हैं उसे नहीं। क्योंकि पहली बात तो भारत में जो निर्मित चीजें होंगी वो भारतीय मजदूरों द्वारा निर्मित है, तो इससे आपका पैसा जो है अपने देश में रहेगा और घूम फिर के आपके ही फायदे में पहुंचेगी। तो चाहे 100 पे 10-20 रुपए महंगे भी हो, तो दूर जाके जो भारतीय सामान हम खरीदते हैं वही हमारे काम आता है अपने इकोनॉमी में। और जो हम सामान चीन से खरीदते हैं वो 100 रुपए गए तो वापस नहीं आएगा, बल्कि वापस आएगा तो बंदूकें बन के सीमा पर आएंगी। तो ये समझते हुए हमारे जनता को अपने उत्पाद को प्रोत्साहन देनी होगी। तो उसके बाद फिर चाहे फिर छोटी छोटी चीजें हो, खासकर दिवाली के दिए हो या मूर्तियां हो गणेश जी के, या कपड़े हो, ये सब हमारे देश में बहुत अच्छे बनते हैं और उन्हें हम प्राथमिकता दें। और कचरा जो प्लास्टिक का है वो तो पर्यावरण के लिए भी बहुत खराब है, इससे कचरा बढ़ता है, इससे जीव जंतु, हवा, पानी सब बिगड़ती है। तो इसको देखते हुए भी जो मिट्टी के दिए हैं उसे हम क्यों ना प्रयोग करें, या फिर होली के रंग हो या मूर्तियां हो वो प्लास्टिक का ना लेके हाथकरघा कारीगरों से हम खरीदें, तो इससे आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी हमारी। बल्कि कलपुर्जे मशीन के या मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, इन सब को बनाने की क्षमता भारत में है। फर्क सिर्फ ये है कि चीन उसे सस्ता बनाती है। अब सस्ता क्यों बनाती है उसे भी देखिए।
सस्ता इसलिए बनाती है क्योंकि चीन में मजदूरों का शोषण होता है, कोई खास लेबर लॉस तो है नहीं। सस्ता इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि वो प्रकृति का शोषण करते हैं, कोयला, लोहा सब जमीन से निकाल के दुनिया को बेचते हैं ताकि वो खूब पैसा अभी बनाएं। तो दूसरी तरफ सब्सिडीज देते हैं, वो बिजली की सब्सिडी, ये सब सब्सिडी, ताकि भारत और अन्य देशों में ये मार्केट ही खत्म हो जाए और उनका पूरा दबदबा बना रहे। कंसेशन सब्सिडीज देते हैं। इस तरह के जो बिजनेस कोई करता है करेंसी मैनिपुलेशन, इरेगुलरिटीज के साथ, तो प्रोडक्ट सस्ती बन भी जाएंगे मगर खरीदने वाले को पता होना चाहिए कि ये एक तरह का वो है, क्या कहते हैं हम, बेट है, एक आपको पकड़ने के लिए एक जाल सी बनाई जा रही है। तो इसलिए भी हमें समझना होगा कि उसके सस्ते से अपने देश का चाहे 1-2 रुपए महंगा भी हो वही बली है। मगर दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूं कि हमारे देश के उद्योगपतियों को, मजदूरों को भी ये समझना चाहिए कि हम ढीले ढाले, यहाँ पर तो गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है, कोई क्या बिगाड़ेगा, ऐसे हम इनएफिशिएंट जिसे कहते हैं ना, बहुत आलसी हो जाएं तो फिर हमारे सामान महंगे भी होंगे, बुरे भी होंगे, वो ना हो। हम भी अपना कमर कस लें और बहुत अच्छे गुणवत्ता के सामान बनाएं और अच्छे दाम में बनाएं, और फिर देखिएगा क्यों नहीं भारत की उद्योग जागेगी। तो दोनों तरफ से होनी चाहिए, उद्योग को भी उठना चाहिए ऊपर और ग्राहकों को भी अपने देश के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। जी सोनम जी, मेरा सवाल ये है, अगर बैन चाइना करना है तो भारत सरकार को भी ये ऑफिशियल लाइन लेनी पड़ेगी शायद कि हमें चाइना के प्रोडक्ट्स बैन करने हैं, क्योंकि अगर हम हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के रेशियो देखें तो भारत सरकार की तौर से कुछ कदम उठाने चाहिए कि बैन चाइना। ये कदम भारत सरकार उठा सकती है क्या? क्योंकि WTO के एग्रीमेंट्स हमारे साथ काफ़ी सख्त है। तो क्या आप भारत सरकार से इसके बारे में बात करेंगे, आप मांग करेंगे कि भारत सरकार के तौर पे ये मांग होनी चाहिए कि हम चाइना के प्रोडक्ट लेंगे ही नहीं, तो हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो है जिन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट्स ले चुके हैं कुछ, तो वो मरेंगे नहीं? भारत सरकार के तौर पे ये होना चाहिए, ऐसे आपको लगता है? देखिए, भारत सरकार, जैसे आपने भी कहा, बंधनों में बंदी है कि प्रोटोकॉल ट्रेड के, WTO वगैरह, तो शायद कुछ खास आधारों पर कि अगर वहां पर मानवाधिकार का हनन हो रहा है या कोई खास बात हो, उस पे तो वो कर भी सकते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि सरकार के इनिशिएटिव की जरूरत है, क्योंकि जब तक जनता इसमें आगे ना बढ़े, संलग्न ना हो, सरकार करे भी तो वो फेल हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं, अगर कल को सरकार बंदिशें लगाते हैं चीनी सामान पर, मगर जनता को कुछ भी दर्द नहीं है इसका, तो वो स्मगल कर करके पीछे के रास्तों से चीनी सामान लाएंगे, जब तक जनता में ये समझ बूझ ना हो। उसी तरह जनता हमारी सरकार की क्रिटिसिज्म करेगी, वो ही उनकी आलोचना करेगी कि ये कैसा कदम उठाया, देखो अब महंगे सामान हिंदुस्तान में हैं, वगैरह वगैरह। इसलिए मैं सरकार की ज्यादा चिंता नहीं करता। मैं ये सोचता हूं कि सबसे पहले जनता है, क्योंकि बटुआ उनका है, क्योंकि कस्टमर वो हैं और कस्टमर इज द किंग। तो वो फैसला कर लें तो फिर बिना सरकार के भी काम चलेगा, और सरकार भी उन्हीं बातों को ध्यान देती है जिसकी प्रति जनता का ध्यान हो। तो जनता के मूड को देखते हुए सरकार की नीतियां बनती हैं, ना कि सरकार को देख के जनता अपने चॉइसेस करते हैं। तो हर एक पहलू से देखें तो हमें जनता से पहले जुड़ना होगा, वो अपने फैसले करें। सरकार करें तो बहुत अच्छा, और ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनम जी, जैसे आपने अभी कहा कि जैसे कि शेयरिट है या हेलो है या फिर और बहुत सारी ऐप्स है जो बॉयकॉट करनी चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उसके बदले में हम क्या देते हैं, ऑप्शन क्या है हमारे पास, क्योंकि लोगों को बहुत आदत पड़ गई है ये ऐप यूज़ करने की। तो उस तरह से जिम्मेदारी उन भी लोगों की है जो भारत में काम कर रहे हैं, IT सेक्टर रहेगा या फिर सॉफ्टवेयर सेक्टर रहेगा, तो उनके साथ आप कुछ बातचीत कर रहे हो, कुछ नया कुछ इन्वेंशन हो रहा है उस सेक्टर में, क्या बताएंगे आप? हमें बराबरी का मौका देना होगा। हमारे जो IT एक्सपर्ट्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें दिन दुगनी रात चुगनी करके
ऐसे बहुत सारे पहले तो विकल्प जो कि चीनी अगर हटा दें तो भारतीय निकले, और उसके बाद सिर्फ चीनी विकल्प पर ही क्यों सीमित रहे, पूरे दुनिया में जो छा जाएं ऐसे ऐप सॉफ्टवेयर हमारे देश से ओरिजिनल बननी चाहिए। उसके लिए हमारे जो टेक प्रोफेशनल्स हैं उन्हें आगे आना होगा, वरना आपकी बात सही है कि विकल्प नहीं हो तो लोग क्या करें। अभी लोगों का इतना मूड है कि भारतीय खरीदें, इस वक्त अगर हम नहीं करें तो फिर शायद हम ही निकम्मे होंगे। सोनम जी, चाइना के बारे में और एक थ्योरी आपने कही थी कि जिस तरह कोरोना के मार से चाइना में हड़कंप मचा है, लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों के पास काम नहीं है, तो उस समय में भारत जैसे देश को एक शत्रु राष्ट्र के रूप में सामने रखकर लोगों का गुस्सा शांत करने का काम चाइना कर रहा है। तो वो थ्योरी क्या है, और उससे इसीलिए वो भारत और चाइना के बीच जो तनाव है वो बढ़ रहा है, वो थ्योरी क्या है? ये चाइना की आदत रही है कि जब जब उसके आंतरिक हालात ठीक ना हो तो वो कोई बाहर से दुश्मन ढूंढे, और उसकी ये मजबूरी भी है। उससे पहले आपको ये सोचना होगा कि चाइना कैसा राष्ट्र है। चाइना एक टोटलिटेरियन, जहां लोगों के हकें नहीं है, ये लोगों की चुनी सरकार होती नहीं है, तो इनको किसी भी तरह अपने जनता को शांत रखनी है। ये जनता जो 140 करोड़ है वो लगभग बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं, और अभी वो शांत है तो वो इसलिए शांत हैं कि उनको पैसा आता जा रहा है, तरक्की, आर्थिक वृद्धि हो रही है। तो जिस दिन उसकी आर्थिक वृद्धि कम हो जाए तो ये जनता विरोध और विद्रोह पर उतर आती है। तो इसलिए चीनी सरकार सबसे ज्यादा दुनिया में अपनी जनता से डरती है। तो इसलिए ऐसा पहले भी देखा गया है। आपने देखा होगा कि 1962 में जब चीन ने भारत पर युद्ध किया तो उसके पीछे भी ऐसा ही कोई कारण था कि 4 सालों से 58 से 62 तक चीन में सबसे बड़ा एक अकाल आया, भुखमरी हुई, करोड़ों लोग मर गए और लोगों में बहुत रोष था, एक विद्रोह की स्थिति थी। तो माओ ने इस समय चीन से भारत पर आक्रमण किया और उस तरह से चीनी जनता को अपने साथ रखा। और अब देख रहे हैं कि ये जो बॉर्डर पर, सीमा पर ये जो घुसपैठ हो रहा है, चाइना तो ये बोलती है कि घुसपैठ भारत ने पहले शुरू की, वो ये बोलती है, मगर आप जरा भी सोचें तो क्या उसी महीने में जब वो कहती है भारत ने घुसपैठ की, तो क्या दक्षिण चीनी सागर में वियतनाम ने भी उसी महीने को चुना कि उससे धक्का मुक्की करे चीन से? क्या ताइवान ने भी उसी वक्त को चुना? क्या अमेरिकी नौसेना ने भी उसी वक्त को चुना? क्योंकि सारे ये धक्का मुक्की बॉर्डर पर, सीमा पर अप्रैल और मई के महीने में हुए। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 4 देश सब उसी महीने में चीन को सताने की सोचें। तो अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो आपको ये दिखता है कि इसमें चाइना ही ये सब कर रहा था, और समय भी इसलिए चुना था क्योंकि अप्रैल मई में उसके अपने देश में लोग बहुत नाराज थे, बहुत गुस्से में थे कि कोरोना को सरकार संभाल ना सकी, और उसके गलतियों के कारण ही उसने दुनिया से ये शेयर नहीं किया, उसे छुपाए रखा, और ये जो बीमारी थी वो फैलती गई पूरे दुनिया और चीन की पूरी आर्थिक व्यवस्था को तितर बितर कर दिया। अभी चीन में फैक्ट्रियां बंद हैं, सारे जो व्यापार है वो बंद हैं, लोगों के बेरोजगार हैं लोग। तो इसलिए बहुत गुस्सा है, और उसे संभालने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये तियाननमेन स्क्वायर जैसा फिर होने लगे, तो उन्होंने पहले वियतनाम पे किया, उससे कुछ खास नहीं हुआ तो ताइवान पे किया, उससे नहीं हुआ तो भारत पे किया। तो ये इसलिए चीन कर रही है, हमें समझना चाहिए। मगर समझना उससे भी ज्यादा ये चाहिए कि चीनी सरकार अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए मिलिट्री या पॉलिटिकल एक कारण ढूंढ रही है, मगर असली डर उसका मिलिट्री नहीं है। मिलिट्री में उसका बहुत शक्ति है, उसे डर भारत के बुलेट का नहीं है। तो उसका डर है कि कहीं उसकी इकोनॉमी जो कमजोर है उससे उसकी जनता और दुखी ना हो। तो हमारे लोगों को, अगर हम स्मार्ट हों, अगर हम समझदार हों, तो बुलेट से ज्यादा वॉलेट से जवाब देना चाहिए। ये मैंने कहा था कि अगर हम ऐसे वक्त में जब चीनी सरकार पहले से ही परेशान है,
आर्थिक स्थिति से, हम उस पे आर्थिक वार करें, उससे खरीदना बंद कर दें, तो उसका जो सबसे बड़ा डर था वही होते दिखेगा और वो घुटनों पे आके बातचीत में तैयार होगा। तो यही मेरे ख्याल से इसका विश्लेषण था। सोनम जी, एक सवाल ये था कि जिस तरीके से आपकी आलोचना कर रहे हैं, जिस तरीके से हमें शांत, आपने बोला कि जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता इस पॉलिसी की तरफ से जा रहे हैं और हमें जवाब देना होगा चीन को, तो क्या आप ऐसा मानते हैं या सोचते हैं या आपको ऐसा लगता है कि हम 1962 की परिस्थितियों में फिर से जा रहे हैं और ऐसा कुछ हो जाए फिर से, या करना चाहिए? तो 1962 में तो हमारे चीन के साथ ज्यादा रिश्ते नहीं थे, खासकर इकोनॉमिक, तो इसलिए सिर्फ मिलिट्री या पॉलिटिकल जो भी होता था हो रहा था। अभी भारत के चीन के साथ बहुत रिश्ते हैं, व्यापार है, जिसमें कि चीन हम पे ज्यादा निर्भर हैं, हम जितने चीन पे निर्भर हैं उससे भी। और फिर 1962 से हमारी सेना भी बहुत बलवान है, हमारे रोड्स और हवाई जहाज, हवाई अड्डे, ये सब बने हुए हैं, तो इसलिए चीन कभी दुस्साहस नहीं करेगा युद्ध करने की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब भारत एक न्यूक्लियर पावर है, ये चीन बखूबी जानता है, और हालत बद से बदतर पे हो गई तो वो ये भी समझता है कि भारत को अपने 160 जो न्यूक्लियर हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो पूरे इस्तेमाल करने नहीं पड़ेंगे। 5 या 10 करने पे चीन के सारे शहर बर्बाद होंगे, भारत के भी होंगे, मगर ताकत रखता है भारत ऐसा करने की, उसे ये मालूम है। तो इसलिए वो युद्ध की दुस्साहस तो नहीं करेगा, मगर वो घुसपैठ और धक्का मुक्की करता रहेगा ताकि भारत को वो बांधे रखे, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे पे हो या कहीं और जहां चीन को भारत की मदद की जरूरत हो, तो वो मदद दोस्त की तरह ना मांग कर गुस्सा और धक्का मुक्की करके जबरदस्ती लेना चाहता है। तो ऐसे में हमें सिर्फ सैनिक या बुलेट जवाब के अलावा वॉलेट इसलिए करना चाहिए क्योंकि अब 1962 की तरह न होकर अभी हम बहुत पैसा चीन को व्यापार में बेचते हैं, और ये उसका बहुत बड़ा डर है कि ये जो 5 लाख करोड़ भारत चीन से सामान खरीदता है, वो अगर कम हो जाए तो उसको बहुत ठेस पहुंचेगी। आपको याद रखना होगा कि उसकी सारी इंडस्ट्री स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स पे बनी हुई है, कि वो इतने संख्या में बनाता है सामान कि उसकी चीजें दुनिया में सबसे सस्ती होती हैं। हर सामान का विकल्प जरूरी भी नहीं है, हम अपनी जिंदगी को भी तो सादा कर सकते हैं। देखिए हम कितने सामान, कचरा खरीद कर घरों को भर भर कर सांस लेने की जगह तक नहीं बचे, इतना खरीदते थे क्योंकि ये सामान सस्ते होते थे। 2 जोड़े जूतों की जरूरत है, हम 20 खरीद लेंगे। 2 जोड़े कपड़ों की जरूरत होगी, हम 40 खरीद लेंगे, सस्ता है। मगर इससे पर्यावरण पे कितना असर पड़ता है ये देखिए। यही सब सामान जब 1 साल में हम कचरे की तरफ फेंक देते हैं, ये हमारे नदी नालियों में, झीलों में, सड़कों पर, मैदानों में, हवा में प्रदूषण बन के हमें ही सताती है। तो मेरा अगला ये है भारत की जनता से विनती कि हम अपने जिंदगी को सादा करें, हम आंतरिक खुशी ढूंढें, सिर्फ बाहर के सामान से नहीं, अंदर से खुशी ढूंढें। जैसा ये लॉकडाउन के समय में हमने देखा कि बहुत थोड़े में ही हम खुश रह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कचरे खरीद के लाएं तभी हमें खुशी मिलेगी। तो इसलिए एक अभियान हमारा ये रहा है, मैं ये जरूर कहूंगा, पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं मगर अभियान एक हमारा रहा है, आई लिव सिंपली, जो कि गांधी जी के लिव सिंपली जो उनकी एक संदेश था उस पे आधारित है। ilivesimply.org इस वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो आपको मिलेगा कि किस तरह से हम कम करके, अपने जिंदगी को सादा करके बहुत ही खुशहाल अपने जिंदगी को बना सकते हैं। तो ये मैं जरूर चाहूंगा कि सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया पहले की तरह जो हम अंधाधुंध खरीदारी में ही लगे हुए थे, एक कंज्यूमर प्लेनेट बनकर, वो ना करें, और अब हम अपनी खुशी और अपनी खुशहाली अपने अंदर ढूंढें,
मानसिक क्या कहते हैं शांति को ढूंढे, उसी तरह अपने समुदाय से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, उन सब से मिलके खुशी से रहने में हम खुशी ढूंढे, ना कि पैसे और खरीदारी में ही अपनी खुशी ढूंढे। सोनम जी, लेकिन आपने जब से ये कैंपेन शुरू किया है, कुछ लोग आपकी आलोचना इसको लेके कर रहे हैं कि आप एक प्लेइंग फॉर द गैलरी वाला आपका जो रवैया है वो है, आप नेशनलिस्ट जो पार्टियों का एजेंडा है उसको आप लेके, उसको अपने कंधे पे लेके आगे निकल रहे हैं, और इसके पीछे क्या है ये भी ढूंढने की कुछ लोगों ने अब शुरुआत की है। तो क्या है, मतलब आप इस एजेंडा के पीछे और कुछ है? इस आलोचना को आप कैसे देखते हो? देखिए, आप लद्दाख में रहते तो आपको दिखता कि क्या सीमा पर हो रहा है, किस तरह से हमारे सैनिकों को साल ब साल जलील किया जाता है, धक्का मुक्की किया जाता है, और हमारे लोगों के जो जमीन ऐसे छीना जाता है, तो इससे आपका खून उबलता है। और अगर ऐसा हो रहा है, आपके सर काटा जा रहा है, और फिर हम कहें कि इसमें एजेंडा क्या है, ये तो मुझे इस तरह से लगता है जैसे कि आपके घर को आग लगी है और घर जल रहा है, और जब आप उस पे पानी डालने के लिए बाल्टी उठा के पानी फेंकते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें आपका कोई मतलब तो जरूर होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि घर जल रहा है तो आप बांसुरी बजाएं? आपको आज, मतलब जब आपके इंटेंशंस के बारे में सवाल उठना शुरू किया लोगों ने, आपको बहुत दुख हुआ इस बात का? आपको आश्चर्य लगा इस बात का? नहीं, मुझे सौभाग्य से इसका ज्यादा पता भी नहीं है, और पता चले भी तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी क्या सोच है। दुख इस बात की होगी कि पानी सर तक पहुंच गया और हमारे लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। मतलब इसका दुख जरूर होगा। क्योंकि जो बात अभी आपने की कि लोगों ने सवाल तो इसी तरह के किए, जिसका जवाब आपने जो कल परसों एक जो वीडियो आपने रिलीज किया उसमें आपने दिए है कि लोग तो यही मतलब बीच में पूछ रहे थे कि इसका आप ये रेसिस्ट अप्रोच है जो आप जो कैंपेन है उसको लेके, और वहाँ की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है, चाइनीज जनता ने, कि आप उनकी रोजी रोटी छीनने की बात कर रहे हो। इस तरह का कुछ लोगों ने एक मैं कहूँगा सवाल किए थे, एजेंडा के तौर पे पूछा था, उसको आप कैसे देखते हो? आपने तो वैसे आपके वीडियो में इसका जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी अभी इस प्रोग्राम के लिए पहली बात तो मैं थोड़ा हैरान हूं कि उनको करुणा है चीन के जनता के रोजगार और काम धंधे पर। उन्हें चिंता नहीं है कि भारत के जनता के जो रोजगार छिन गए हैं जब से ये सब सस्ता सामान आने लगा है, कितने ही लोग बेरोजगार हुए हैं, उसका चिंता नहीं है। दूसरी तरफ चीन की जनता से मैं बार बार कहता हूं, हमें कोई समस्या नहीं, बल्कि मेरा दूरदर्शी अगर आप पूछें तो सबसे बड़ा इसका फायदा चीन की जनता को होगा। ये जो अभी आंदोलन शुरू हुई है, अगर ये विश्व के स्तर पे जाता है तो चीन की जनता को सबसे बड़ा इसका फायदा होगा, क्योंकि चीन की जनता इस समय एक तंत्र के अंदर दबी हुई है जो कि उनकी प्रतिनिधित्व नहीं करती। एक तानाशाह तंत्र है जो उनकी क्या कहेंगे हम, भलाई से ज्यादा अपने खुशहाली और धनी होने के लिए चीन की जनता को प्रयोग किया जाता है। और कभी कोई समय आए विरोध का तो आवाज देने की भी आपको हक नहीं है। या तो आप गायब हो जाएंगे अगर आप कुछ बोलें, या फिर तियाननमेन स्क्वायर की तरह होगा जहां 1000 लोग मार दिए जाते हैं, टैंकों के नीचे कुचल दिए जाते हैं और 10,000 अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे सरकार के नीचे दबी हुई है चीन की जनता। अब अगर भारत के लोग एक उदाहरण साबित करें ये बॉयकॉट मेड इन चाइना का, और फिर विश्व भर के लोग इसमें अगर जुड़ जाते हैं, तो चीन में आर्थिक व्यवस्था इतनी बिगड़ेगी कि वहां की जनता पूर्णतः विद्रोह करेगी और एक आजाद नया चीन
शुरू होगा, जिसके साथ हम बहुत ही खुशी से बराबर का एक संबंध रखेंगे। उनका सामान हम खरीदेंगे, उनको भी हम अपना व्यापार करेंगे, और ये एक स्वतंत्र राष्ट्र चीन होगा। तो चीन की जनता के लिए तो इसमें सबसे बड़ा अवसर है। सोनम जी, एक और इस वीडियो पे सवाल उठाया गया था कि जिस तरह से हम बॉयकॉट चाइना का जो नारा आप लगा रहे हैं, उसकी वजह से ये जो हिंदी चीनी भाई भाई जो संकल्पना है, मतलब दोनों देशों की जो सामान्य जनता है उनके बीच में एक दुश्मनी पैदा हो सकती है, उनके दिल में एक दुश्मनी पैदा हो सकती है। जिस तरह का क्राइसिस अब भारत और पाकिस्तान के बीच में तैयार हो रहा है या फिर उसके लिए काम किया जा रहा है, तो वैसे चाइना के साथ भी हो सकता है। इस प्रॉब्लम को आप कैसे देखते हैं? तो आपको लगता है कि ये भाई भाई के सद्भावना के साथ वो लोग 3-5 किलोमीटर हमारे देश में घुस आए हैं, या हमारे सैनिकों को पीटा मारा गया, ये भाईचारा का तरीका है कि वो सिक्किम में यही कर रहे हैं, अरुणाचल में वो धक्का मुक्की कर रहे हैं? और ये भाई भाई का जो संदेश था वो पंडित नेहरू जी का था। उसी के बाद, उसी के लगभग अगले साल चीन ने 1962 का युद्ध किया था, जिसमें हमारी कितनी ही जमीनें चली गई चीन को। तो चीन के भाई भाई के इस संदेश को अगर कोई सामान्य देश होता, जो कि एक क्या कहेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री होता, तब तो हम समझ सकते हैं। इस रेजीम से हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम भाई भाई करें। अभी हम 5 लाख करोड़ का उनसे सामान खरीद रहे हैं और बदले में वो बॉर्डर पे बंदूकें ला रहे हैं। तो ऐसे में हमें जवाब देने की जरूरत होगी, नहीं तो वो ये समझेंगे कि इनके साथ तो कुछ भी करो चलता है। सोनम जी, आपने शुरुआत में कहा कि आपने जो वीडियो आपका जारी हुआ उसके बाद आपको लोगों से तो बहुत सपोर्ट मिला। अभी हम महाराष्ट्र से हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि हमने भी वो वीडियो देखा है, लेकिन फिर सेलिब्रिटीज़ और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे आपकी क्या अपेक्षा है? उन्होंने अभी क्या करना चाहिए? सेलिब्रिटीज़ और इंडस्ट्रियलिस्ट। जी, मैं तो सोचता हूं कि ये एक अनोखा अवसर है चीन को समझाने का, और अगर भारत अच्छी तरह इस आंदोलन को आगे ले जा पाए तो वो विश्व भर को एक नेतृत्व दे सकता है, क्योंकि इस समय विश्व भर के लोग चीन से बहुत नाराज हैं। तो ये एक मिसाल होगा कि जब भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया, तो ऐसे में हमें अपने आज और कल के छोटे मोटे जो फायदे हैं उन्हें भूलकर पूरी जनता को एक साथ ऊपर आना होगा। और ये तब हो सकता है जब पूरा देश बड़े स्तर पर ऐसा कदम ले, तब तो चीन पर असर होगा। वरना अगर हमारे ही देश में कोई हाँ कोई ना कहे, कोई आंदोलन चलाए, कोई उसको रोके या काटे, तो ऐसे ही परिस्थितियों के कारण तो हम गुलाम रहे हैं 700 की कितने सालों से। एक और आखिरी सवाल, आपका जो YouTube चैनल है उस पे हमने एक वीडियो देखा था न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए, नए साल के संकल्प के लिए आपने वो वीडियो बनाया था। नए साल के संकल्प में आलस झटकने के लिए आपने बर्फीली नदी तैरकर पार की थी। तो इस बार हमें ये रेजोल्यूशन करना है, अगर चाइनीज़ जो आक्रमण है उसे वॉलेट से अगर हमें टक्कर देनी है, तो यही रेजोल्यूशन के लिए लोगों के मन में एक छोटा सा डर है, एक आशंका है कि क्या हम चीन की वस्तुओं के बिना जी सकते हैं। तो इस आशंका और डर को निकालने के लिए हम किस तरह से आप लड़े? जिस तरह से आपने बर्फीली नदी पार की थी, कुछ सुझाव दे सकते हैं आप? जी, जहां भी हो, अगर हमारा संकल्प दृढ़ हो, इरादा पक्का हो, तो कोई भी काम हो सकता है। वही मेरा संदेश था कि अगर मैं -20 के सर्दियों के दिन जमी हुई नदी पार कर सकता हूं, तो आप भी अपने ठंडे पानी से नहा सकते हैं, अपने जो पर्यावरण के लिए आप कदम उठाते हैं उन पे चल सकते हैं, या अपने जीवन से आलस को कम से कम खत्म कर सकते हैं। पक्का इरादा जो है वो संदेश था मेरा। तो जहां तक चीन के सामान के बिना क्या हम जी सकते हैं, ये तो बहुत ही तुच्छ विचार है, छोटा विचार है कि हम जी ही नहीं सकते। अब जरा देखिए, मैं यहाँ ये उदाहरण देता हूँ। क्या मुसलमान भाई, जिन्हें उनके मजहब में बताया गया कि आप शराब नहीं छुएंगे,
तो हमारे बहुत लोग तो ये कहेंगे कि शराब के बिना कैसे जिएंगे, कैसे चल सकता है। अरे मुसलमान लोग जी रहे हैं और बहुत अच्छी तरह जी रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। उसी तरह हमारे जो सिख भाई हैं, वो उनको तंबाकू के बिना रहने का उनके संस्कृति में, उनके धर्म में सिखाया गया है। तो कोई तो ये कहेगा कि वो बिना तंबाकू के कैसे जिएंगे, मैं तो तंबाकू का आदी हो चुका हूं, तो मैं तो एक दिन भी तंबाकू के बिना नहीं जी सकता हूं, मगर वो जी रहे हैं। उसी तरह हमारे जैन समुदाय के लोग तो मांस और क्या कहते हैं, इन चीजों के अलावा प्याज और लहसुन भी नहीं खाते हैं। कितना मुश्किल होगा, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी कि कैसे वो जी लेते होंगे कि कहीं बाहर जाएं, घर पे तो मिल जाएगा, मगर कहीं सफर पे जाएं तो वो कैसे गुजारा करते होंगे। या कोई भी सोचेगा बाहर से जो आए और देखे कि जैन समुदाय ये सब नहीं खाते हैं, मगर फिर क्या देखते हैं हम कि मार्केट, जो बाजार है, वो अपने आप को ढाल लेती है लोगों के मर्जियों के मुताबिक। तो जब जैन लोग कहते हैं कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते, हम मांस मच्छी नहीं खाते, तो फिर तमाम दुकानें खुल जाती हैं, भोजनालय खुल जाते हैं जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, हम यहाँ पे जैन खाना देते हैं, वी सर्व जैन फूड। तो 1-2 साल अगर आप ठान लें तो फिर आपको तकलीफ भी नहीं होती, मगर दृढ़ निश्चय इनका इतना होता है कि ऐसा नहीं भी हो तो वो अपने घर से खाना लेके जाएंगे, मगर ऐसा नहीं खाएंगे। तो हम उससे भी ज्यादा बड़ी बात, पूरे देश पे एक संकट आ खड़ी हुई हो और उससे निकलने का एक बहुत बड़ा तरीका हो कि चीन की अर्थव्यवस्था पर एक असर करें, तो ऐसे में हम छोटे छोटे चीजों से भी अपने को अलग ना कर पाए तो फिर देश और देश प्रेम किस बात की। मैं तो हैरान होता हूं जब ये देखता हूं भारत में कि हम लोग सिनेमा घर में सिनेमा देखने जाते हैं तो उठकर राष्ट्रगान गाते हैं। ऐसा मैंने किसी देश में नहीं देखा। मैं बहुत देशों में यात्रा कर चुका हूं, यकीन मानिए, ऐसा कभी नहीं देखा कि लोग इतनी देशभक्ति दिखाएं कि वो सिनेमा हॉल में भी राष्ट्रगान गाएं। भारत में गाते हैं, अच्छी बात है। अच्छी बात तभी है जब राष्ट्रगान के बराबर का आप अपनी जिंदगी में भी देश के लिए कुछ करते हैं। वहां पे राष्ट्रगान गा लिए और बाहर आकर हम छोटी छोटी बातों पर देश को नीचे और अपनी सहूलियत को ऊपर रखें, तो फिर ये तो कोई देश प्रेम नहीं हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि पहले दूसरे साल में जरा सा आपको सहूलियत में कमी हो सकती है, जरा सा आपको 2-4 रुपए ज्यादा खर्चना पड़ सकता है, मगर बहुत ही जल्द बाजार अपने आप को ढाल लेगी भारत के लोगों के मुताबिक, और ऐसे बहुत सारे सामान बनेंगे जो भारत चीन से बाहर हो। तो मैं यही कहूंगा कि मुसलमान लोग ये कहें कि हम शराब से नहीं छूते हैं, हम मुसलमान हैं, और हम चीनी सामान को भी नहीं छूते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। उसी तरह हमारे जो सिख भाई हैं वो कहें कि हम सिख हैं, तंबाकू को नहीं छूते हैं, हम भारतीय हैं, हम चीनी सामान को नहीं छूते हैं। उसी तरह हमारे हिंदू लोग कह सकते हैं हम हिंदू हैं, हम गौ मांस को नहीं छूते हैं, हम भारतीय हैं, हम चीनी सामान को नहीं छूते हैं। तो इस तरह का अगर संकल्प हो लोगों में, इसलिए नहीं कि हमें चीन से नफरत है, इसलिए कि चीन बहुत घमंड में हमसे बदतमीजी कर रहा है, और उसे समझाने का, सिखाने का एक ही तरीका है कि हम उसको वहां चोट करें जहां उसको चोट लगती है। सोनम जी, ये अभी आपने बहुत ही अच्छा कहा। अब जाते जाते ये थोड़ा, ये जो चीन और ये जो इससे हटके सवाल था मेरा, जो आखिरी सवाल होगा, आप महाराष्ट्र से जुड़ गए थे, यहाँ की जो शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षा के उसमें एज ए एडवाइज़र, तो क्या आपका वो काम, जब विनोद तावड़े यहाँ के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने आपको इनवाइट किया था, क्या आपका वो जो काम था वो जारी है? क्या आप उससे बाहर आ गए हैं? आपका क्या अनुभव है महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग से जब आप जुड़े थे तब?
देखिए, शिक्षा विभाग का एक बहुत ही बड़ा कदम था कि वो एक सरकारी बोर्ड ऐसा बनाएं जिसमें एक इंटरनेशनल स्तर का करिकुलम चलाएं जो कि मराठी भाषा में हो। तो मुझे बहुत खुशी हुई उसमें जुड़ के अपने जो अनुभव है वो बांटने का। मगर जैसा हमारे यहाँ बहुत बार होता है, हम शायद गणतंत्र को अच्छी तरह नहीं संभाल पाते हैं। तो जब सरकार में बदलाव हुआ, नई सरकार आई दूसरी पार्टी की, तो हमें बताया गया कि उस अभियान को, उस कदम को अब रोक लिया गया है। तो फिर उसके बाद हमारा संपर्क नहीं रहा है। ये थोड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि कोई भी नई सरकार आए, मेरे ख्याल में पिछले सरकार के अगर अच्छे कदम हो तो उन्हें हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी जो नई सरकार है वो भी नए नए कदम उठाएंगे, उठाना भी चाहिए। और उसके बाद कोई विपक्ष की सरकार आए तो अच्छा होगा कि उनके नीतियों को भी आगे बढ़ाए। ऐसे अगर हम एक दूसरे के नीतियों को आगे बढ़ाते जाएं तो ही भारत सबल होगा, शक्तिशाली होगा। चीन और भारत में ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि चीन में तानाशाह है सरकार, तो ये 20 साल तक अपने नीतियां निरंतरता से चला सकते हैं। हमारे यहाँ गणतंत्र है, उसकी कमी नहीं है, कमी हम में है कि हम उसे अच्छी तरह प्रयोग नहीं कर पाते शायद। तो हम जो अच्छी नीतियां हैं उसे अच्छी नीतियां समझें, बुरी नीतियां हैं हमारी पार्टी ने शुरू की हों उसे भी हम अलग करें, मगर अच्छे नीतियों पे चले। तो इसलिए संक्षिप्त में कहूँ तो मेरा ज़्यादा संपर्क अब पिछले कुछ महीनों से नहीं रहा है। सोनम जी, ये आखिरी सवाल है, जाते जाते आप हमारी देश की जनता को क्या संदेश दे देंगे इस मूवमेंट के लिए? जी धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है अपने बटुए का इस्तेमाल करके एक तानाशाह सरकार से भारत को ही नहीं बल्कि चीन की जनता को भी बचाने का, उसको हम तन मन धन से आगे करें और वो सिर्फ भारत तक ही सीमित ना हो। हमारी कोशिश है कि वो विश्व भर में फैले। और इसलिए आज रात को हम एक अंग्रेजी एक अंश इसका रिलीज कर रहे हैं, अंग्रेजी में पूरे विश्व को संबोधन करके कि चीन का इसी तरह बहिष्कार संसार भर में हो और उससे चीन को, क्या कहते हैं हम, टेबल पर, मेज पर वार्ता के लिए उतारू होने के लिए मजबूर करें। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप सब इस वीडियो को, इस संदेश को दुनिया तक पहुँचाएं। आपके जितने भी पहचान के लोग भारत से बाहर हैं उनको पहुँचाएं और उनसे कहें कि इसे वो अपने देशों में फैलाएं, ताकि हमारा ये जो आंदोलन है ये भारत से निकलकर एक विश्व का आंदोलन बन जाए, जो एक अपने आप में इतिहास बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सोनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप आए हमारे माझा कट्टा पे, बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया आपने। कोरोना की वजह से ये समय काफ़ी कठिन है, लेकिन इस कठिन समय में हमें एक मौका मिला है। उस मौके का सही फ़ायदा हम भारतीय बन के कैसे उठाएं, इसके लिए समाज में जिस इंसान का प्रभाव है, इन्फ्लुएंस करने की जिसकी क्षमता है, ऐसा इंसान अगर आगे आके मार्गदर्शन करे तो बहुत ही अच्छा रास्ता दिखता है। धन्यवाद, आप आए और हमें बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन किया, इसके लिए धन्यवाद। तर या गप्पांसह माझा कट्ट्यावर आज वेळ झालेली आहे इथेच थांबण्याची। ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा ABP माझा।